सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। जिसमें हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक। ऐसे हम एक सीक्वेंस से लेके जाएंगे कि हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक ऐसे क्लियर करते चलेंगे, ठीक। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और अभी यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके सभी एग्जाम के लिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, ठीक। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन आपको, सर्वप्रथम किस इतिहासकार को साहित्य इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय प्राप्त है? तो वो है क्रिस्टोफ सेलियरस, जर्मन के रहने वाले थे, ठीक। इन्होंने 3 भागों में बांटा था इतिहास को। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास में हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का, जो बीत चुका है, ठीक, उसका अध्ययन करते हैं। किसने कहा कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है? तो E.H. कार ने कहा। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिक्टो कोचे ने कहा। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस इतिहासकार ने कहा था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है? ओक्साट ने कहा। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, किसने परिभाषित किया था? तो कालिंगवुड ने कहा। किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। इतिहास के पिता की उपाधि हेरोडोटस को प्राप्त है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हीगेल का है, ठीक। किसने कहा था इतिहास अपने आप को दोहराता है? तो हीगेल ने कहा। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? ये भी हीगेल का है, ठीक। हीगेल। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ष संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स। इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसने कहा? सीले ने कहा। आगे देखते हैं यहाँ पे, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, यह कथन किसका है? ब्यूरी का है। किस इतिहासकार ने कहा था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है? तो ट्रेवेलियन ने कहा था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? तो 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशियों के वृत्तांत। आगे, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत कौन है? पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रमाणिक स्रोत क्या है? अभिलेख हैं। अभिलेख कितने प्रकार के हैं? अभिलेख 2 प्रकार के हैं, सरकारी अभिलेख एवं निजी अभिलेख। आगे देखते हैं यहाँ पे, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुए थे विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख, ठीक। याद रखेंगे, ये सब पूछेगा आपसे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सहुगौरा अभिलेख है। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? तो 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था। आगे, एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? तो मित्र है, वरुण है, इंद्र है एवं नासत्य है। ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पर्सिपोलिस एवं भेस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया गया था। पर्सिपोलिस एवं बेहस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंध प्रांत को। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी? तो मिट्टी के बर्तन मोहरों पर लिखी गई थी। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई? तो भाव चित्रात्मक। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था, ठीक। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था। ये क्वेश्चन पूछता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जेम्स प्रिंसप किस देश के रहने वाले विद्वान थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। 1837 में फ्रांस के रहने वाले थे।
अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, आरमेइक लिपि एवं यूनानी लिपि का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे ज्यादा किया है। अशोक के किस अभिलेख पर दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो सारेकुना गांधार। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्ट लिपि का प्रयोग किया है? तो मनसेहरा एवं शहबाज गढ़ी के लिए। आगे, मनसेहरा एवं शहबाज गढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में, ठीक। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी कहलाता है। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? तो जूनागढ़ अभिलेख पर। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक छत्र रुद्र दमन द्वारा। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है, ठीक। किससे? जैन धर्म से है। आगे देखते हैं, एहोल अभिलेख किससे किसकी जानकारी मिलती है? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख को किसने लिखा? तो रवि कीर्ति ने लिखा है। आगे देखते हैं यहाँ पे, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? तो हरिशेर ने लिखा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? तो एरड़ अभिलेख में किया गया। एरड़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने लिखवाया। नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? तो सातवाहन नरेश पुलु पुलु मावी ने। आगे देखते हैं यहाँ पे, मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो मालवा नरेश यशोधर्मन ने। अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान दिया था? तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान दिया था, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा? कलिंग राजा खारवेल ने। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है, ठीक। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन। आगे देखते हैं यहाँ पे, ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन की, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? तो मंदिर एवं मूर्तियों पर। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। आगे, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ से अभिलेख से प्राप्त होते हैं? तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होते हैं। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा अभिलेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। आगे, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में है। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। भारत में सिक्के का प्रचलन कब से शुरू हुआ? छठी शताब्दी से। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो हिंद एंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी ने जारी किया था, ठीक। आगे, भारत के भारत के किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? तो कृष्ण कुशाल राजवंश ने, ठीक। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किए? तो गुप्त वंश के शासकों ने। भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो मौर्योत्तर काल में, ठीक। सब याद रखेंगे, तीनों चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम सीसे सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो सातवाहन राजवंश ने। भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए? तो सातवाहन राजवंश ने। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवा था? तो गौतम बुद्ध का। किसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया? तो समुद्रगुप्त का, ठीक। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाया? तो मोहम्मद गौरी ने। व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। आगे, सिक्के के अध्ययन को किसके नाम से जाने जाते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है?
तो भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि। भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई? तो 3 शैलियों में, द्रविड़, नागर एवं वैशाली शैली में। उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो नागर शैली में। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? तो दशम अवतार का मंदिर उत्तर प्रदेश में है। भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। ठीक। आगे, भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां किससे बनाई जाती थी? तो पत्थरों से। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिले? तो दीदारगंज से। गांधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? तो यूनानी कलाकारों का। गांधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? अपोलो देवता का। मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है? तो भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? तो आध्यात्मिकता का। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया? तो शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म के चित्र मिलते हैं। प्राज्ञा प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से मिलती है? तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो अफ्रीका को बोलते हैं। किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बोलते हैं। किसे मानव माता कहा जाता है? तो लूसी को। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी के हथनौर से प्राप्त हुआ था। किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस को। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव किसे माना जाता है? तो नियंडरथाल को। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? तो होमोसेपियन। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल से मिला? हथनौरा से। किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे कवक मिले हैं? तो पटड़े से। आगे, भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है? अहाड़। कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो नवदा टोली, मध्य प्रदेश। आगे, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो आहार संस्कृति का। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग कब की गई? तो ताम्रपाषाण काल में की गई। किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो होमो इरेक्टस को। आगे, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में हुआ था। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो नवपाषाण काल में किया गया। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पर्वत की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? तो शिकार करते थे, जंगली जानवरों को मारकर खाते थे। चलिए आगे देखिए, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरापाषाण काल के सबसे ज्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो सोहन नदी की घाटी से प्राप्त हुए। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। आगे, सोहन नदी किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ? तो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर। आगे, भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? तो होमोनिड्स के नाम से। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लवरम। आगे देखते हैं यहाँ पे, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया था प्राकृतिक। पूर्व
पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। आगे देखते हैं यहाँ पे। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है फलक संस्कृति। सिंघावल एक पुरा स्थल है, निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति का है। संघाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है? तो मध्य पुरापाषाण काल का। माइक्रोलिथ का उपयोग किस काल में होता है? तो मध्य पाषाण में। किस मध्य पाषाणीय कालीन पुरा स्थल से हरिण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले? तो महादाह से। किस मध्य पाषाणीय स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? तो बागौर से। किस काल में लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे? तो मध्य पाषाण काल में। भारत में मानव कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो मध्य पाषाण सॉरी भारत में मानव कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो मध्य पाषाण काल से। किसे प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पुरास्थलों की टेरी स्थल कहा जाता है? तो टेरी स्थल किसे बोलते हैं? तमिलनाडु को बोलते हैं। मध्य पाषाण काल का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया? तो 7000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। आगे, मध्य पाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो शिकार, कंदमूल, फल। मध्य पाषाण काल संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? पत्थरों पर चित्रकारी के लिए। मध्य पाषाण में जानवर पालने के लिए प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजस्थान के राज्य में बोगरा नामक स्थान से जानवर पाले जाने के शेष प्राप्त हुए। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को बनाया गया था। भारतीय इतिहास के अनुसार नौ पाषाण काल का समय कब शुरू होता है? तो 7000 ईसा पूर्व से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से हुआ? तो नौ पाषाण काल से। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई? तो मेहरगढ़ से। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? तो नौ पाषाण काल में। मानव संविधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहुम में। मानव संविधानों में बकरी दफनाए गए थे तो मेहरगढ़ में। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो नौ पाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो कालपी से। किस स्थान से गत निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो ये क्या हो जाएगा? गुफ कराल से। ठीक। और राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत। आगे, भारत में किस नौपाषाणिक का स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो लिंग सुगुर। अंडरग्राउंड तरह के मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? तो बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में। नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले? तो चिरांद एवं सोनपुर से। वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के किस जिले में है? तो सारण जिले में है। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? तो नवपाषाण काल में किया गया। आगे, पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? तो नवपाषाण काल में की गई। भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिलते हैं? तो भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में, जो मध्य प्रदेश में है भोपाल। मध्य मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के द्वारा लोगों के द्वारा किया गया? तो सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? तो 5000 ईसा पूर्व में। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? तो ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? तो कमरे के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? तो काले व लाल रंग से। ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना किस स्थल से मिला? दैमाबाद। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो पके हुए ईंट के मकान में। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों।
आगे, मालवा, कायथा, एरण एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मध्य प्रदेश से। मानव समाधान के प्रमाण किस शिलाश्रय से मिले? तो लेखनीय शिलाश्रय फर्स्ट। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। किस क्षेत्र से प्राप्त चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो मालवा। महाराष्ट्र क्षेत्र के लोग ताम्रपाषाण काल में मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। दक्षिण क्षेत्र के लोग ताम्रपाषाण काल में मृतकों को किस दिशा में दफनाते थे? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। पश्चिम भारत के लोग समाधान किस प्रकार करते थे? तो पूर्ण समाधान। पूर्वी भारत के लोग ताम्रपाषाण काल में मृतकों को किस प्रकार समाधान करते थे? तो आंशिक समाधान। भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला? तो श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, कहाँ से मिला है? तो बिला सुरगाम से। दक्षिण भारत बृहत्पाषाण समाधियाँ संबंधित है, तो लौह काल से। किस स्थल से 5 कमरे वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो इमाम गांव महाराष्ट्र से मिले हैं। कहाँ से? इमाम गांव महाराष्ट्र से मिले हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका जो हिस्ट्री का टॉपिक है आपका सीरियल वाइज ऐसे ही आपको मिलता रहेगा डेली। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।